गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, कैम छो दोस्तों। सो अगेन आपके साथ एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कोरोना से बचे भी होंगे। लेकिन आज एक मुद्दा, आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो चाइना और इंडिया वॉर जो इशू है वो भी एक इशू बन चुका है। हम बात तो क्वेश्चंस की करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक बात मैं इसके ऊपर भी करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, हमें कोरोना से भी बचना है और कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिकता या फिर जो कम्युनलिज्म है उससे भी बचना है। उससे बचते हुए अपना सेफ जोन, अपना फ्यूचर जो है वो भी सेफ करना है। देश के लिए भी हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन तभी हम कुछ कर सकते हैं जब हमारे हाथ में कुछ होता है ना। विदाउट दैट, उसके अलावा हमारे पास एक ही चीज है, वो है यूनिटी। हम सभी को यूनिटी बना के रखना है। और गाइज, इन सभी मुद्दों के साथ चलते हुए, इनके अंदर इन्वॉल्व ना होते हुए और बाहर से ही सपोर्ट करना है। और कहीं ना कहीं हम घर पर रहते हुए भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज एट ए टाइम कोरोना जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। सो गाइज, मैं ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करते हुए अपना क्वेश्चंस पे चलूंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे मेनली सोयल साइंस के ऊपर फोकस किए गए हैं। सोयल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, आज के कुछ क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम्स में जैसे आए हुए हैं उन्हीं में से लिए गए हैं और उन पर फोकस किया गया है कि कैसे वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइज, उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सोइल फॉर्मेशन द पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रीडिपोजिशन अकर्स थ्रू ग्रेविटी इज कॉल्ड एज। अब देखो, आपको पता होगा कि जब सोइल फॉर्म होती है तो उसका जो पेरेंट मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको पता होगा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव ऑन करता है ना। इसमें क्या होगा कि आपका जो ये पेरेंट मटेरियल ट्रांसफर होकर जिस भी मीडियम के थ्रू आता है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया जाता है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो मटेरियल आपका ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, है ना। सो गाइज, द material which is transported and redeposition by the gravity is known as collovium. So यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, collovium. And lacustrine जो है उसका मतलब होता है the material, or you can say the parent material which is deposited under the lakes, जो आपकी झील होती है उनके अंडर में जो आपका मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है या फिर वहां जो डिपोजिटेड होता है उसे आप क्या बोलते हो, लकेस्ट्राइन। एंड आपका एलुवियम जो है वो सोयल का टाइप है, लेकिन यहाँ पर एलुवियम जो एलुवियल जो सोयल होती है उसी का आपका पेरेंट मटेरियल होता है एलुवियम। और एलुवियम की बात करें तो ये आपका जो नॉर्मल रिवर्स के बेड के अंदर जो डिपॉजिटेड पेरेंट मटेरियल होता है उसे आप एलुवियम बोलते हो। और एओलिन का मतलब होता है कि जो आपकी सोयल बनी है, जिस सोयल का नाम आपके ट्रांसपोर्टेड मटेरियल के बिहाफ पर ही दिया गया है उसे आप एओलिन बोलते हो। सो गाइज, इसका आंसर आपका था कि जो मटेरियल आपका ग्रेविटी के द्वारा डिपॉजिटेड होता है या ट्रांसपोर्ट होता है उसे आप क्या बोलते हो, कोलोवियम। ये आपका यहाँ पर पेरेंट मटेरियल दिए गए हैं, कोलोवियम, एलुवियम, लकेस्ट्राइन, मोरेन एंड एओलिन। गाइज, आपका जो ग्रेविटी के द्वारा है उसे कोलोवियम, जो आपका रिवर बेड के अंदर में या फिर वाटर के अंदर में जो डिपॉजिट है उसे एलुवियम। एंड जो आपका वाटर ऑफ लेक्स यानी कि झीलों के अंदर में है उसे आप लकेस्ट्राइन। एंड जो आपका ग्लेशियर्स के अंदर में है उसे आप मोरेन। एंड जो आपका मैंने अभी एओलिन के बारे में बताया कि जैसे कि सोयल जो है या मटेरियल जो है, जैसे आपका पेरेंट मटेरियल जैसे एलुवियल सोयल आप किसके बिहाफ पर बोलते हो, एलुवियम के बिहाफ पर, है ना। गाइज, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे एक बार स्टडी कर लेना, थोड़ा सा देख लेना। कहीं भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगे या फिर आपका कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनरल मैटर इन सॉइल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ, जो आपका मिनरल मैटर है सॉइल के अंदर वो कितना प्रेजेंट होता है, 45%, 25%, 50% या 5%। गाइज, आपको पता होगा सॉइल जो फॉर्म होती है वो मेनली फोर आपके
पार्ट है सोइल के अंदर में आपका मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सोइल एयर एंड सोइल वाटर। सो गाइज यहाँ पर पूछा गया है कि मिनरल जो मैटर है वो कितना परसेंट होता है, तो 45% होता है। इसका राइट आंसर आपका 45 होगा। और 25% एयर, 25% वाटर एंड आपका 5% जो है ऑर्गेनिक मैटर। और इंडियन सोइल की अगर ऑर्गेनिक मैटर की बात करता हूं तो वो आपका 0.58%। सो गाइज मिनरल मैटर आपका कितना है, 45%। सोइल एयर जो है वो आपका 25%। एंड देयर आफ्टर ऑर्गेनिक मैटर 5%। टोटल आप देख सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर 5%, सोइल वाटर 25%, सोइल एयर 25% एंड मिनरल मैटर इज द 45%। ओके, so guys, next question है आपका, the topography refers to the difference in elevation of the land surface on the broad scale slope percent of undulating land surface is। so guys, यहाँ पर जो आपका undulating लैंड सरफेस होता है उसका स्लोप क्या होता है, तो अंडुलेटिंग क्या होता है, जो लहरदार, जैसे आप डेजर्ट एरिया में देखते हो तो उसका स्लोप कितना होता है। सो गाइज आपका जो अंडुलेटिंग एरिया का जो स्लोप है वो 5 to 10% होता है। फ्लैट के रिगार्डिंग बात करें तो आपका फ्लैट सरफेस एरिया होता है तो वो आपका 0 to 2% होता है। एंड हिली एरियाज की स्लोप की बात की जाए तो वहां पर आपका 15 to 30% होता है। तभी तो आपका बोलते हैं ना कि हिली एरिया में बेंच टेरेसिंग किया जाता है। तो बेंच टेरेसिंग मींस 16 to 33% स्लोप। सो गाइज याद रखना, बेंच टेरेसिंग डन एट द 16 to 33% स्लोप। सो इसका आंसर आपका क्या होगा कि अंडुलेटिंग स्लोप का जो सरफेस है उसका स्लोप कितना होता है, 5 to। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोमिनेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफी डेजिग्नेशन एज गिवन इन एफएओ गाइडलाइन। तो आपका जो प्रोमिनेंट, जो मैंने अभी आपको बताया था, फ्लैट टू ऑलमोस्ट फ्लैट, जेंटली अंडुलेटिंग, अंडुलेटिंग, रोलिंग, हिली, स्टिपली, डिसेकेंड एंड अगर बात करते हैं माउंटेनस, तो ये सारा का सारा आपका जो है एफएओ की गाइडलाइंस के अंडर में जो टोपोग्राफी को डिजाइन किया गया है तो वो आपके सामने है। इसे आप याद कर लेना, कई एग्जाम्स के अंदर जो है ये पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सोइल मटेरियल इन द लोअर होरिजन इज टर्म्ड एज। गाइस पूछा गया है कि जो आपका मटेरियल जो है वो सोइल की नीचे जो आपके लोअर होरिजन होते हैं वहां पर ट्रांसफर होता है, वो एक प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर डिपॉजिट होना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सो आपको पता होगा कि अगर आपकी लेयर और होरिजन आप अच्छे से जानते हैं, है ना, ए होरिजन होता है, बी होरिजन होता है। आई थिंक सो मैंने पहले भी इस चीज को डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर आपका मटेरियल ऊपर की लेयर से नीचे की लेयर में जा रहा है, देन द मूवमेंट और दैट प्रोसेस फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर, दैट प्रोसेस इज नोन एज आपका एलुविएशन। But if you talk about the in after the alluviation process, when material is deposited in lower horizon, then that process of deposition is known as alluviation। सो गाइज इसका आंसर यही पूछा गया था कि आफ्टर डिपोजिशन उसे क्या बोलते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हैं, इलुविएशन बोलते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमिफिकेशन, सेकंड इज द एलुविएशन एंड थर्ड इज द इलुविएशन, फोर्थ इज द calcification and fifth is the salinization or alkalization। so guys, first of all, humification mean the process of uh, conversion or you can say transformation of organic matter into humus, that is the known as humification। second is the alluviation। alluviations mean you can say that अभी आपको बताया था कि आपका जो इस लेयर में से इस लेयर में जो मूवमेंट करता है, that process is known as alluviation। or third is the process of deposition, when the after the alluviation process when material will be deposited in the lower layer, that process is known as alluviation। आपका क्या होगा, जब alluviation process हो जाएगी उसके बाद जो material deposit हो जाएगा उस process को आप क्या बोलते हो, alluviation। and thereafter calcification। calcification means the deposition of calcium carbonate in the upper layer or you can say surface soil, that is the known as calcification। and salinization or alkalization।
सो गाइज आपका एल्कलीजेशन जो है उसे आप बोल सकते हैं एल्केलाइन प्रोसेस, यानी कि एल्केलाइन सोइल का फॉर्म होना। और एल्केलाइन सोइल कैसे बनते हैं? जब सोडियम आयन आपका अक्यूमुलेट होता है अपर सरफेस में, अबव सरफेस में, देन दैट प्रोसेस the deposition of sodium ion on the above layer is known as solonization or alkalization. So guys आपको समझ में आ नेक्स्ट इज द अकॉर्डिंग टू यूएसडीए साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल इज, आपका जो यूएसडीए है उसके अकॉर्डिंग सिल्ट पार्टिकल का साइज क्या होगा? सो गाइज यूएसडीए के अकॉर्डिंग आपका सिल्ट पार्टिकल का साइज 0.052 टू 0.002 mm जो है वो आपका होता है। और क्ले की बात करें तो लेस देन 0.002 mm होता है। और अगर वेरी फाइन की बात करते हैं तो वो आपका 0.10 से लेके आपका 0.05, ये तो नहीं होगा लेकिन 0.10 से लेके 0.05 होगा। और अगर फाइन सैंड की बात करते हैं तो वो आपका 0.25 टू 0.10 होता है ना। सो गाइज इसका सिल्ट पार्टिकल का पूछा गया था तो इसका आंसर क्या होगा? 0.05 टू 0.00। and this is the classification: very coarse sand, medium sand, fine sand, very fine, silt and clay. So guys note down from here and learn, because this is you can say that most of the time this can be asked in many exams and it is very important for all the competitive exams, not for a single AFO, ICR or either any state exam. जिंक इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, जिंक जो है वो आपका किस फॉर्म में प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? गाइज आपका जिंक जो है Zn2 पॉजिटिव फॉर्म, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। जैसे कि अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन आपका अमोनिया फॉर्म में भी एब्जॉर्ब किया जाता है और आपका नाइट्रेट फॉर्म NO3 नेगेटिव फॉर्म में भी एब्जॉर्ब किया जाता है। So guys, only nitrogen is the nutrient which is absorbed in the both form, positive and negative, or you can say cation and anion form. But when we talk about phosphorus, then it is always absorbed in the anion form, H2PO4 4 negative and HPO4 2 negative. So guys, when we talk about potash, then it will be absorbed in the form of K positive, and when we talk about iron, then iron will be always absorbed in the form of Fe2 पॉजिटिव। सो गाइज यहाँ पर आपका याद रखना कि नाइट्रोजन जो है वो दोनों फॉर्म में, एनाइन और केटाइन फॉर्म में, और आपका फॉस्फोरस जो है वो एनाइन फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। और अगर बात करते हैं पोटास की तो वो आपका केटाइन फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और अगर आयरन की बात करते हैं तो वो भी आपका केटाइन फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। सो गाइज यहाँ पर जिंक का पूछा गया था, तो जिंक इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ केटाइन फॉर्म एंड Zn2 पॉजिटिव। So guys, this is the list of the nutrient in which they are uptake, in which form they are uptaken most. So guys, ये आपका टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसे भी आप अच्छे से देख लेना। And thereafter, which of the following is an aerobic and free living nitrogen fixer? तो ये आपके बैक्टीरियाज दिए गए हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, जिनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है। सो गाइज आपको पता होगा, अगर हम एजोटोबैक्टर या फिर एजोस्पेरलम की बात करते हैं तो वो आपका एरोबिक एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। और अगर बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में तो उसमें आपका राइजोबियम और एक्टिनोमाइसिट्स दोनों ही क्या है, ये आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में काम करते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर आपका साइनोबैक्टीरिया की, तो वो यहाँ पर दिया तो नहीं गया, लेकिन आपको पता होगा साइनोबैक्टीरिया जो है वो आपका एनोबेना के साथ जो है आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर ही क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। सो ये आपका इसका आंसर क्या होगा? एजोटोबैक्टर। सो गाइज ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सर दिए गए हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें एक बार स्टडी कर लेना और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द न्यूट्रिएंट दैट प्रमोट्स द मूवमेंट ऑफ सुगर, टर्जर एंड स्टेम रिजिडिटी एंड इंक्रीज द प्लांट्स ओवरऑल रेजिस्टेंस टू डिजीज इज। आपको पता होगा कि जब आपके मेजर न्यूट्रिएंट की बात आती है तो उनमें आपका पोटास, मेजर हो या माइक्रो हो,
आपके सभी न्यूट्रिएंट्स में जब डिजीज रेजिस्टेंस वर्ड आता है और प्लांट को रिजिडिटी या टर्जर या सुगर मूवमेंट की जब बात आती है तो ऑलवेज हम यूज करते हैं आपका पोटास। और मैं अगर मेजर न्यूट्रिएंट्स की जो आपके बेसिक न्यूट्रिएंट है उनकी अगर मैं बात करता हूँ, जो आप सॉरी मेजर जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट है उनकी अगर मैं बात करता हूँ, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस या आपका पोटास, तो नाइट्रोजन जो है वो मेनली प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फास्फोरस जो है वो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। और पोटास जो है वो डिजीज रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। सो गाइस इसका आंसर आपका क्या होगा? पोटाशियम। So mainly nitrogen, basic component of protein and chlorophyll, plays an important role in plant growth. Phosphorus plays an important role in root growth and promotes the establishment of young plants, flowering, fruiting and ripening, photosynthesis, respiration and overall plant growth. Because these all processes require energy and phosphorus plays a important role to provide energy to for plant to provide their growth and development. And next is the potassium. Potassium is always promote the movement of sugar, turgor and stem rigidity. सो गाइज ये आपको पता लग गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So this is the question. Illite is an example of which type of clay mineral? Means 2:2, 2:1 expanding, 2:1 non-expanding and 1:1. So guys जब भी बात आती है यहाँ पर आपके 2:2 की, तो उसमें आपका इलाइट और क्लोराइड दोनों ही होते हैं, है ना। तो आपका 2:2 ही होगा इलाइट का। लेकिन अगर 1:1 की बात करते हैं तो उसमें आपका केओलिनाइट आ जाएगा। और अगर 2:1 की बात करते हैं तो उसमें आपका बायोटाइट या फिर मस्कोवाइट आ जाएगा। सो गाइज इसका आंसर आपका क्या होगा? 2:2। So this is the table, sorry, you can say that this is the means data which is provided, that which of the following are 1:1 and 2:1 and 2:2 type of clay minerals present on our earth. So guys इसे याद रख लेना अच्छे से, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। So guys this is the last question, which of the following is sedimentary rock? कौन सा आपका सेडिमेंट्री रॉक है? तो आपको पता होगा लाइमस्टोन इज एन इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्री रॉक, है ना। सो गाइज ये भी आपके कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा प्राइमरी रॉक है, कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है ना। सो इनको भी एक बार थोड़ा सा आपको पढ़ लेना चाहिए, इनका डेटा जो है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे जो सॉइल साइंस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम्स में कई बार इनको पूछा गया है। सो होप सो आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई डाउट है आपका, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू।